नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्रोण द विजन में। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं हर बार की तरह जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो टारगेट है, जो आने वाले एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है और आपका एनटीपीसी का एग्जाम है। साथ ही अगर आरपीएफ की आप एग्जाम दे रहे हैं, एसआई या कांस्टेबल का, तो उसके लिए भी यूजफुल है। देखो, कहने वाली बात है, क्वेश्चन का बस थोड़ा सा लेवल बदल जाता है, बाकी टॉपिक तो वही आते हैं। ठीक है, और आपको जरूरत है इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक 8 बजे ये क्लास आती है आपकी, सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर प्रतिदिन रात को 8 बजे जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट होता है। बहुत ही छोटा सेशन होता है, सिर्फ आधा घंटे का सेशन होता है, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके साथ कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको बताई जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ उसके साथ साथ जो जानकारी आपको मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन से, उस फॉर्डर मटेरियल से, उस जानकारी से आप 5 से 10 और क्वेश्चन भी सॉल्व करने लायक हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाएंगे एक बार सभी। पहला प्रश्न, अब यहाँ पे ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे ये प्रश्न आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आप। हाँ ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस की का यूज किया जाता है, किस की का यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। अब शॉर्टकट कीज आपके सामने हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस ए। अगर एमएस वर्ड में आपने थोड़ा सा भी काम किया हो तो आपको पता होगा कि हम लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन में मैं ये जो की लिखा है, के ई बाई की, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, ऐसे नीचे एक लाइन लाना चाहता हूं। तो लाइन वो कैसे ला सकते हैं एमएस वर्ड में? जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब। तो हमें कंट्रोल प्लस यू, ध्यान रखना, CTRL प्लस यू। यू का मतलब ही होता है अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू ये शॉर्टकट कीज है, जिसका इस्तेमाल करके आप वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? मान लीजिए वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप ये वर्ड का पेज है, इसमें आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और जैसे नोट्स बना रहे हैं। आप नोट्स क्या बना रहे हैं कि संसद के बारे में आप नोट्स बना रहे हैं। तो संसद डैश करके यहां संसद के बारे में लिखेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये संसद के नीचे एक लाइन आ जाए ऐसी, इस प्रकार, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये हेडिंग है। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस, कंट्रोल वाला जो की होगा कीबोर्ड पर कंट्रोल वाली की होती है और उसके साथ प्लस प्रेस करके यू दबा दीजिए आप, तो वो टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर वेयर डज अ डिलीटेड ईमेल गो। आपके पास जैसे आपका अकाउंट होगा जीमेल में, जैसे जीमेल पर आपने ईमेल बना रखा होगा। आप कौन सा ईमेल यूज करते हैं? जीमेल आप यूज करते हैं मान लो। तो जीमेल में इनबॉक्स में आपके पास बहुत सारे मेल आते रहते हैं। मेल का जो इनबॉक्स है उसमें बहुत सारे मेल आते रहते हैं। आप चाहते हैं कुछ मेल को डिलीट करना, कुछ मेल को डिलीट करना चाहते हैं आप। तो जब डिलीट आप उसको कर देंगे तो डिलीट होने के बाद वो मेल कहां चला जाता है? तो क्या इनबॉक्स में जाता है? तो इनबॉक्स में तो वो मेल आता है जो डायरेक्टली आपके पास भेजा जा रहा है किसी के द्वारा। डिलीट किया हुआ जो मेल है वो इनबॉक्स में क्यों रहेगा? इनबॉक्स में तो फ्रेश मेल आता है। सेंट आइटम्स, सेंट आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें जाता है क्या? नहीं।
सेंट आइटम में वो मेल होता है जो आपने किसी को भेजा हो, उसका अगर हिस्ट्री देखना है आपको तो सेंट आइटम में चले जाओ, उससे पता लग जाएगा आपने किस किस को मेल किया है इस महीने, आज या 7 दिनों में, कब। ठीक है। ड्राफ्ट में सेव नहीं होता डिलीट किया हुआ मेल। ड्राफ्ट में कौन सा मेल सेव होता है? जो आप किसी को मेल भेज रहे हैं लेकिन अचानक से आपको कोई काम याद आ गया, आप भेज नहीं पाए, उसको कैंसिल करके आप चले गए, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा जिससे आप बाद में उसको भेज सकें। तो ट्रेस फोल्डर में चला जाता है। डिलीट किया हुआ मेल कहां चला जाता है? ट्रेस फोल्डर में चला जाता है। डिलीट किया हुआ मेल, ये याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा ट्रेस फोल्डर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ट्रेस फोल्डर। अब आपके लिए सवाल है, आपके लिए बेहतरीन सवाल है। वो सवाल ये है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर में वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि वाष्पशील, वाष्पशील मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है दोस्त। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल। जो भारत की विधायिका है उसको द्विसदनीय बना दिया गया, ये ऐसा कब किया गया? भारत की जो विधायिका है उसको द्विसदनीय, द्विसदनीय विधायिका बना दिया गया। कब बनाया ऐसा? पहली बार कब हुआ ऐसा? जब भारत की विधायिका को द्विसदनीय विधायिका बना दिया गया, यानी कि कानून बनाने के लिए विधायिका के 2 सदन होने लगे। जहां पे कानून बनाने के लिए 2 सदन काम कर रहे हैं तो उस विधायिका को हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधायिका। तो भारत में अभी अगर हम बात करें, केंद्र सरकार में अभी द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि एक लोकसभा सदन हो गया, एक राज्यसभा सदन हो गया। तो जहां 2 सदन काम कर रहे हैं उसे द्विसदनीय विधायिका कहेंगे। तो ऐसा पहली बार भारत में कब हुआ? जब विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। ठीक है, तो क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के आधार पर ऐसा किया गया था, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बिहाफ पे किया गया था, या भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया था? बताओ भाई। तो देखो भाई, इंडिया में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के बिहाफ पर की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। इससे पहले जो है एक सदनीय विधायिका हुआ करती थी, लेकिन द्विसदनीय विधायिका ये बदलाव देखने को हमें मिला कब? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के बिहाफ पर। ठीक है, और ये जो इसके बाद ये जो लिखा है 1935 वाला अधिनियम, ये बहुत बड़ा अधिनियम है, ये बहुत बड़ा अधिनियम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि ये जो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी में से बहुत सारी चीजें, बहुत सी विशेषताएं 1935 अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में शामिल की गई, भारतीय संविधान में शामिल की गई। ठीक है, तो पूछा जाता है ना, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि भैया भारत का ये जो संविधान है वो इतना बड़ा कैसे है, इतना लेंदी कैसे है? तो भाई लेंदी तो होगा, क्यों? क्योंकि भारत का संविधान है उसमें ज्यादातर चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 से कॉपी की गई हैं, और भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अपने आप में बहुत बड़ा अधिनियम है। ठीक है, तो इससे कॉपी की गई है संविधान में, तो संविधान बड़ा हो गया, और उसके बाद फिर लगातार अमेंडमेंट होते आ रहे हैं, भारतीय संविधान में संशोधन होते आ रहे हैं, तो कई चीजें जुड़ती जा रही हैं, उसमें एड ऑन होता जा रही चीजें, समझ रहे हैं? तो ये आपको
याद रखना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही लेंदी है, बड़ा है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, वर्ल्ड में किस देश का सबसे पहला लिखित संविधान है, तो वो अमेरिका है। ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान वर्ल्ड का ये भारत का संविधान है। ठीक है, क्लियर है। अभी अमेरिका के बारे में न्यूज है, आपको पता है, तो आपको बताना है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये चुनाव जीत गए हैं। अमेरिका में चुनाव हुए राष्ट्रपति के, ये चुनाव जीत गए हैं और ये 47 नंबर के राष्ट्रपति अब बनेंगे अमेरिका के, राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तो लगातार मतलब दूसरी बार बने हैं ये, बीच में जो बाइडेन आ गए थे, अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। क्लियर। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कई सारे सदस्य थे, आपको पता है, कैबिनेट मिशन में कई सारे सदस्य थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में नहीं था, इनमें से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो देखो, पेंथिंग लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टॉफ और क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। एबी सिकंदर, ये भी इसके सदस्य थे। ठीक है, और विलियम वुड्स इसके सदस्य नहीं थे। तो संविधान, जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसमें सदस्य थे, तो उसमें सदस्य कौन से सदस्य नहीं था, विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये आपको याद रखना है। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, सिकंदर कर दिया है, ये अलेक्जेंडर है, उसका हिंदी कन्वर्जन कर दिया है, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। ठीक है, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, ये तीन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो भारत में आया था, और विलियम वुड्स जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल क्या है, आपके लिए सवाल है, माउंट बैटन योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, माउंट बैटन योजना किससे संबंधित है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है भाई, चलो आगे देखिए, एक किताब है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के जो आर्थिक पलायन के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी। आर्थिक पलायन समझ रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रेन, आर्थिक पलायन यानी कि भारत के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रेन। तो आर्थिक पलायन का सिद्धांत का वर्णन करने वाली वो कौन सी पुस्तक है जो ब्रिटिश शासन के दौरान लिखी गई। तो किसने लिखी वो पुस्तक का नाम हो गया इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, है ना। अब ये ब्रिटिश रूल के टाइम पर लिखी गई थी, किसने लिखी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेरोजी। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी की ये पुस्तक है इकोनॉमिक ड्रेन, जिसमें उन्होंने आर्थिक पलायन से संबंधित सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि आर्थिक पलायन कैसे हो रहा है। ठीक है, आज भी ये प्रॉब्लम है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का पलायन। देखो क्या है, आप समझिए इस चीज को, ये धन का पलायन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, मतलब हमारी इंडिया का टैलेंट दूसरे देशों में जा रहा है, हमारी इंडिया का टैलेंट दूसरे देशों में जा रहा है, फिर उस देश में जाकर वो उस देश के लिए काम कर रहा है, तो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। आप सोचिए,
हमारे देश में बहुत ही बेहतरीन संस्थान है। हमारे देश में IIT भी है, हमारे देश में IIM भी है, हमारे देश में एम्स भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स भी है। हमारे देश में IIIT भी है, हमारे देश में IIIT भी है। ठीक है, हमारे देश में NIT भी है, NIT भी है। तो अब भारत में लोग इन प्रसिद्ध संस्थानों में पढ़ते हैं और सरकार उनकी मदद भी करती है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो लोन भी प्रोवाइड करवाती है, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप भी देती है, स्कॉलरशिप भी, वजीफा भी दिया जाता है, फीस भी माफ कर दी जाती है। हालांकि कम फीस लगती है, बहुत कम फीस लगती है इनमें, लेकिन वो भी माफ हो जाती है। तो शुरुआत से भारत सरकार ने पढ़ाया, मदद की। उसके बाद यहाँ डिग्री हासिल करने के बाद फॉरेन कंपनी में जाकर जॉब करने लगते हैं, विदेश में जाके काम करने लगते हैं। तो इससे क्या है, भारत का नुकसान है, क्योंकि पूरी मेहनत इंडिया ने की और टैलेंट डेवलप हुआ आपके अंदर, और उस टैलेंट का लाभ उठा रहा है कोई और। तो ये संबंधित है आपकी आर्थिक पलायन से संबंधित। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 में क्रांति हुई, उसे आजादी के लिए प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1857 की क्रांति को आजादी के लिए प्रथम युद्ध कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये एक्चुअली में हुआ कहां से स्टार्ट था, स्टार्ट कहां से हुआ था? लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो ये मेरठ में हुआ था। कहां हुआ था? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद होगा आपको 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो जो गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस हैं, चर्बी वाले कारतूस हैं, वो रॉयल एनफील्ड नाम की राइफल है, उसमें कारतूस लगाने से पहले उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था। ठीक है, तो इसका विरोध किया, क्योंकि देखो गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लगाना ये हिंदू परंपरा के खिलाफ है, और सुअर वाली चर्बी को मुंह में लगाना ये मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। ठीक है, तो ये भी एक तात्कालिक कारण था। इसके चलते जो है वहां पे इस क्रांति की शुरुआत हो गई, और फिर आप जानते हैं मेरठ से फिर दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली में बहादुर शाह जफर शासक था, और ये निर्णय हो चुका था कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक होंगे। अंग्रेजों ने ये निर्णय ले लिया था कि बहादुर शाह जफर मुगल शासन के अंतिम शासक होंगे। तो जब बहादुर शाह जफर को ये पता लगा कि अंग्रेज उन्हीं के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं और उनके बाद कोई शासक ही नहीं होगा मुगल शासन की तरफ से, तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए वो। और जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में रोल निभाया, भूमिका निभाई, उनके साथ ही बहादुर शाह जफर का सपोर्ट आ गया। तो बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 की क्रांति फेल हो गई। इसके फेल होने के कई कारण ये थे, उनमें से एक ये भी था कि मैनेज नहीं कर पाए, पूरी प्लानिंग नहीं थी, योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, जहां लगा वहां विवाद विरोध शुरू कर दिया, बस प्लानिंग नहीं थी। तो 1857 की क्रांति फेल हो गई। अब 1857 की क्रांति को हम तो कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह है। अंग्रेज कहते थे ये सिपाही म्यूटनी है, सैन्य विद्रोह है। ये अंग्रेजों का मत है। हमारा मत है कि ये हमारी स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बाद में फिर जो है, जो भी 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व थे और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया, तो बारी बारी से उनको सजा दे दी गई, कुछ लोग भाग गए देश छोड़ के। लास्ट में बहादुर शाह जफर को भी रंगून
रंगून बर्मा, रंगून की जेल भेज दिया गया। फिर रंगून की जेल में ही उनकी जो है जो उम्र के हिसाब से मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, तो याद रहेगा मेरठ से शुरू हुई। समझ आ गया? 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। फिर है जो दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके गठन से संबंधित कौन है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित कौन है इनमें? जस्टिस रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या दयानंद सरस्वती? 7वां प्रश्न है आपके सामने, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। सातवें प्रश्न का आंसर दें। तो देखो भाई, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बीजी तिलक और दयानंद सरस्वती। तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की किसके साथ मिलकर? गोपाल अगरकर के साथ मिलकर। गोपाल अगरकर, गोपाल अगरकर के साथ मिलकर 1884, गोपाल अगरकर के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। क्लियर है? चलो, अब आपके लिए सवाल है। सवाल क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अधिकार है और ये मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, वो किसने दिया था? आंसर में बताना है आपको। नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, वेयर वॉज द वियतनाम इंडिया बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है विनबैक्स। विनबैक्स 2024, विनबैक्स 2024, जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है, सेना अभ्यास है। ये द्विपक्षीय सेना अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच में, इस अभ्यास का नाम है विनबैक्स और 2024 का है। तो विनबैक्स 2024 ये कहां आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर का सवाल है, तो आपको याद रखना है ये जितने भी अभ्यास हैं, द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो या त्रिपक्षीय हो, ये अभ्यास सेना के जो हैं, चाहे आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, ये भारत के जो अन्य देशों के साथ अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस होती है, ये सवाल जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, हाल ही में न्यूज में है इसलिए आपको याद रखना है। वियतनाम और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय सेना अभ्यास है जिसका नाम है विनबैक्स 2024, कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया? तो भैया ये आयोजित हुआ आपका अंबाला हरियाणा। अंबाला कैंट कहां पे? अंबाला में हरियाणा। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास, याद रखेंगे आप। अगला है गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर जो झील है, जो हाल ही में न्यूज में देखने को मिली, ये कहां, किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए इसको। गोविंद सागर झील, ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो ये जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, ये झील 90 किलोमीटर लंबी है, 163 मीटर गहरी है। ठीक है, इस झील से सिंचाई के लिए, इस झील से सिंचाई हेतु
हरियाणा को फायदा पहुंचता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इनको जो है सिंचाई से संबंधित पानी यहां से मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, गोविंद सागर झील है ये, तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गोविंद सागर झील का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, गोविंद सिंह। ठीक है, और 177 वर्ग किलोमीटर में है ये, 177 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम गोविंद सागर झील का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। 90 किलोमीटर लंबी झील है, 163 मीटर गहरी है, 177 वर्ग किलोमीटर में फैली है, और इस झील से इरिगेशन के लिए, सिंचाई हेतु जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन तीनों को फायदा पहुंचता है। क्लियर, याद रहेगा। अगला, Which ministry has launched डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर? कौन से मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? बता दीजिए। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, परियोजना का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, DICSC, DICSC, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। क्या? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। तो किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी, और जो हमारा मकसद है कि हर क्वेश्चंस के साथ कुछ जानकारी आप तक पहुंचे, वो मकसद हमारा पूरा हो रहा होगा। तो क्लास के बारे में जो फीडबैक है आपका, वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चाहते हैं और क्या सुधार चाहते हैं, है ना, कितना बेनिफिशियल है, जो आपका मन करे वो फीडबैक शेयर करें, जो आपको फील होता हो, जो लगता हो। ठीक है, तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।